श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में जानेंगे जो किसी की जन्म पत्रिका के अंदर हो तो उस कुंडली के अंदर के जो राजयोग होते हैं, यानी कि जो हमें शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, चाहे हमारी नौकरी लगना हो, व्यापार में तरक्की हो, हमारे वैवाहिक जीवन में सुख आनंद हो, हमारा स्वास्थ्य हो, या हमारा घर परिवार हो या धन, सभी क्षेत्रों पर जो राजयोग होता है वो अपनी दशा अंदर दशा के अनुसार अच्छा फल करता है। एक बात हुई। अब हम बात करने वाले हैं उन ग्रह दोषों के बारे में, उन ग्रह योगों के बारे में जो कुंडली के अंदर होने पर राजयोगों के फलों को खा जाते हैं एक प्रकार से। और इसीलिए कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनकी कुंडली देखी जाती है, कुंडली देख करके ये बताते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है, परंतु राजयोग होने के बाद में भी वो फल नहीं कर पाता। या शुभ ग्रह की दशा लगी हुई है, योग कारक ग्रह की दशा लगी हुई है जिसमें उसको नौकरी लगनी थी, उसके व्यापार में उन्नति होनी थी, उसको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होनी थी, या उसका विवाह होना था, या कुछ भी मांगलिक कार्य उसका मंगल होना था, परंतु वह नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से ग्रह दोष कुंडली के अंदर बनते हैं, कौन से ऐसे ग्रह योग जन्म पत्रिका के अंदर बनते हैं जिनके कारण से वे अच्छे शुभ ग्रह योग अपना प्रभाव नहीं। देखिए मित्रों, पाप कर्तरी योग सबसे पहले योग हमने ये लिया है क्योंकि इसका प्रभाव सीधा हमारी राशि पर पड़ता है, यानी कि जन्म काल में चंद्रमा जिस भी राशि पर हो वह राशि को प्रभावित करता है। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है, चंद्रमा से अगले भाव में यानी कि उसके नेक्स्ट हाउस में और चंद्रमा से पिछले घर के अंदर अगर दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हों, जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर दिखाया है कि चंद्रमा से आगे शनि, चंद्रमा से पीछे राहु, तो ऐसे में पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। इस योग का मुख्य प्रभाव होता है व्यक्ति को उसके राजयोगों का फल प्राप्त नहीं होता। इसी के अलावा इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है नीच ग्रह। मित्रों, जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई राजयोग बन भी रहा है परंतु 2 या 2 से अधिक ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जन्म पत्रिका का जो राजयोग है वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर ये 4 ग्रह दिखाए हैं। जैसे अगर शनि किसी की कुंडली के अंदर 1 अंक के ऊपर बैठा हुआ है, हालांकि इसके अंशों को भी देखना पड़ता है, शनि के कुछ अंश ऐसे होते हैं जिसमें वह परम नीच का हो जाता है, परंतु एक यहाँ मैं जान के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ, शनि अगर जन्म पत्रिका में 1 अंक के ऊपर बैठा हुआ है तो यानी कि शनि मेष राशि में, 1 का मतलब होता है मेष राशि, तो इस राशि में शनि नीच राशि का हो जाता है। इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मंगल कर्क राशि पर अगर बैठा हुआ है कहीं भी जन्म कुंडली के अंदर, तो मंगल भी उस स्थिति में नीच का हो जाएगा। ऐसे सूर्य 7 नंबर के ऊपर है तो ये 7 नंबर का मतलब है तुला राशि, तुला राशि पर सूर्य नीच का हो जाता है। इसी तरह से चंद्रमा 8 नंबर के ऊपर है, ये वृश्चिक यानी मंगल की राशि है और चंद्रमा इस राशि पर नीच राशि का हो जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट को हम बात करते हैं। तो इसके अगले पॉइंट में हमने लिया है कंबस्ट ग्रह। कंबस्ट ग्रह को मैं आपको समझाता हूँ। कंबस्ट ग्रह वह ग्रह होता है जो जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य के साथ में कोई ग्रह आ जाए तो आपने देखा होगा जब हम अंधकार से एकदम प्रकाश की तरफ निकलते हैं तो हमारे नेत्रों से एकदम हम दृश्य को देख नहीं पाते, हमारी आंखें जो है वो चूंधिया जाती हैं। इसी तरह से सूर्य की रश्मि इतनी ज़्यादा होती हैं, अगर सूर्य की रश्मियों के साथ में कोई ग्रह आ जाए तो वह ग्रह अंधा हो जाता है। उस स्थिति को हम बोलते हैं कंबस्ट ग्रह। अब मान लीजिए अगर शनि किसी कुंडली के अंदर, जैसे मेष राशि की ही है, मेष लगन की कुंडली है, यहाँ लाभ स्थान के और करियर के मालिक हैं, तो एक प्रकार से केंद्र आधिपत्य दोष होते हुए भी ये लाभ स्थान के लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं मेष वालों के लिए। हालांकि मेष वालों के लिए मंगल की स्थिति के अनुसार कहीं कहीं इनको मार्केश बोल दिया जाता है, परंतु मैंने देखा है कि कई लोगों के लिए शनि अच्छा परिणाम देते हैं। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि शनि सूर्य के साथ में आकर के बैठ गए तो ये कंबस्ट हो गए, तो उस स्थिति में भी ये कुंडली के राजयोगों को जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी, मान लीजिए बुध और शुक्र का कहीं प्रभाव है, जैसे कि यहाँ पे हम इनको बुध और शुक्र, जिसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं, और ऐसे में शनि महाराज या तो यहाँ बैठ जाते हैं या फिर गोचर में, या फिर इन पर दृष्टिपात कर देते हैं, इस स्थिति पर को इनको देख लेते हैं शनि महाराज, तो इस स्थिति में भी ये राजयोग का हरण कर लेते हैं। मित्रों, इसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है कारक भावों में दोष। अभी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अधिकतर कुंडली के अंदर यही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। मित्रों, किसी भी जन्म पत्रिका की जो जान होती है वह उसके त्रिकोण भाव होते हैं और उसके केंद्र होते हैं। यहाँ मैंने भावों पर उनके नाम लिख दिए हैं, जैसे कि ये 4 भाव जो बीच वाले जो भाव होते हैं इनको त्रिकोण बोलते हैं। ये पहला त्रिकोण है, ये और केंद्र भी है, त्रिकोण के साथ साथ केंद्र भी है। इसी के अलावा ये दूसरा केंद्र है, तीसरा केंद्र है, ये चौथा केंद्र है। इसी के अलावा त्रिकोण कुंडली के अंदर 3 होते हैं, पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण और तीसरा त्रिकोण। ये 3 भाव त्रिकोण होते हैं और इन 4 भावों को केंद्र बोला जाता है। ये पहला भाव त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, ये चीज़ समझने की होती है। ये हमारी कुंडली की जान होती है। जितने ज़्यादा शुभ ग्रह इन भावों के अंदर बैठे हुए होते हैं उतने ही मजबूत ये स्थिति इनकी बन जाती है। वहीं विपरीत स्थिति में जितने भी जैसे ग्रह भावों में, इन भावों में अगर ग्रह दोष बने हुए हैं, ग्रह दोष किस प्रकार के, जैसे आपने गुरु और राहु की युति का नाम सुना होगा, इस युति को बोलते हैं गुरु चांडाल दोष। यानी जितने भी प्रकार के दोष बनते हैं, जैसे गुरु राहु की जगह शनि राहु को बोलते हैं प्रेत श्राप दोष, सूर्य राहु हो तो ग्रहण दोष। इसी तरह से ये कुंडली के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ मंगल और शनि को चौथे घर के अंदर ये जो केंद्र है यहाँ पर रखा है, तो मंगल और शनि द्वंद्व दोष का निर्माण करते हैं। इसको द्वंद्व युति भी बोलते हैं। ऐसी युति में व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता रहता है, और अगर चौथे घर में युति हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी संबंधित वादों विवादों में अवश्य पड़ना पड़ता है। तो ये इस तरह की स्थिति, अगर ग्रह दोषों का निर्माण अधिकतर आपके केंद्र भावों में अथवा त्रिकोण भावों में बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली के जो राजयोग हैं वह ज़्यादा काम नहीं कर पाते। इसके बाद अगला पॉइंट हम लेते हैं मित्रों, दशा दोष। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि समय चेंज जैसे हमारा होता है, ग्रहों की दशा निरंतर व्यक्तियों पर चलती रहती है। अब मान लीजिए कि किसी मेष लगन और या मेष राशि वाले जातक की कुंडली है, इसको हम मेष लगन बोलेंगे क्योंकि चंद्रमा को हमने 11 नंबर पर बिठा रखा है, तो 11 नंबर का मतलब है कुंभ, तो इस व्यक्ति की कुंभ राशि हो गई। अब वर्तमान में समझ करके चले कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और शनि की ही दशा उस पर लगी हुई है। तो यहाँ लगन में इस व्यक्ति के सूर्य बुध यानी कि बुध आदित्य नामक राजयोग बन रखा है। ये बुध आदित्य राजयोग होने के बाद में भी जब शनि की दशा अंतर्दशा इस पर आएगी या फिर शुक्र की दशा अंतर्दशा इस पर आएगी, क्योंकि शुक्र है इसके मार्ग भाव के मालिक, शुक्र इस मेष लगन वालों के लिए सबसे प्रबल मार्केश होते हैं। तो उस ऐसी अवस्था में भी जो राजयोग होते हैं वो विपरीत ग्रह की अगर दशा लग रही हो या अंतर्दशा लग रही हो, उस समय पर राजयोग कार्य अधिकतर नहीं कर पाते। ये देखिए मित्रों, ये पॉइंट भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उपयुक्त राजयोग, अधिकतर कुंडली के अंदर राजयोग बनते भी हैं, कोई ग्रह दोष ज़्यादातर नहीं भी होता। उस स्थिति में भी व्यक्ति जो है राजयोग का फल नहीं भोग पाता। अब ऐसा इसीलिए नहीं है कि उसकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह दोष बन रहा है इस वजह से, बल्कि उपयुक्त राजयोग का मतलब यह है कि व्यक्ति खुद से उन राजयोगों को ग्रहण करने के कार्य नहीं करता। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसके सामने आपने भोजन से भरी हुई थाली रख दी, परंतु भोजन से भरी हुई थाली रखने के बाद में वो बोल रहा है कि मुझको कोई उठा करके यानी कि अपने हाथ से खिला दो, जिसमें कि उसके पास हाथ में भी है, पैर भी है और खुद उठ करके खा भी सकता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है व्यक्तियों के सामने कि राजयोग कुंडली के अंदर होता भी है, उस राजयोग की महादशा भी चल रही होती है, फिर भी वह लाभ नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि उस व्यक्ति को उस राजयोग का फल ग्रहण करने वाले वह कार्य नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि वह कार्य किस प्रकार के। आप इस कुंडली के अंदर देखिए कि गुरु और चंद्रमा की युति यानी गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है इस व्यक्ति के एकादश स्थान में, यानी कि बृहस्पति भी इसकी कुंडली के अंदर बहुत शुभ है, चंद्रमा भी बहुत शुभ है। दूसरा यह है कि अब मान के चलिए कि बृहस्पति की दशा भी इस पर है, तो व्यक्ति की जब ये युति 11वें घर के अंदर बन रही है तो व्यक्ति को सोशल गैदरिंग पर ध्यान करना चाहिए, व्यक्ति को मिलना जुलना चाहिए, मित्रों से संपर्क करना चाहिए, अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए। अब व्यक्ति अगर चुपचाप घर में एक जगह बैठा हुआ रहे, दूसरा क्या है कि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, व्यक्ति को अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए हमेशा पढ़ते लिखते रहना चाहिए, विद्या को ग्रहण करते रहना चाहिए। अगर इस प्रकार के कार्य में नहीं करता तो इस जो
राजयोग का जो फल है वह व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ऐसी भी अवस्थाएं बन जाती हैं कि राजयोग बन रहा है परंतु वह खुद से उसको ग्रहण करने के लिए कोई कार्य ना करे तो भी उस उपयुक्त राजयोग का वह फल ग्रहण नहीं कर पाता। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से राजयोग होते तो है व्यक्ति के कुंडली के अंदर, परंतु वह व्यक्ति उस राजयोग को ग्रहण नहीं कर पाता। उनके कई कई विविध कारण होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनका आपसे वार्तालाप करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या गलती हम करते हैं और किन किन ग्रहों के कारण से। अब यहाँ मोटी बात यह आती है कि सपोज कीजिए उस राजयोग का फल आपको नहीं मिला किसी भी कारण से, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से या हमारे से वार्तालाप करने के माध्यम से पता कर लिया कि किस ग्रह दोष के कारण से आपको राजयोग का फल नहीं मिला। तो बहुत ही सिंपल है, उस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करने हैं, पूजा पाठ करने हैं, मंत्र जाप करने हैं या दान इत्यादि करना है, परंतु वह पूछने के बाद, जन्म पत्रिका विश्लेषण करने के बाद। क्योंकि कई बार वो जो ग्रह दोष बनना होता है वो हमारी कुंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिस ग्रह का हम दान कर रहे हैं, दान करने से पहले बहुत ज्यादा जानकारी लेनी होती है कि वह दान करना उपयुक्त है अथवा नहीं है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप यूट्यूब पर और किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं निश्चित होकर के हमें बताइए, हम उसका विश्लेषण अवश्य करेंगे। ओम श्री विद्याय नमः।